क्या आपको पता है हर क्वार्टर लिस्टेड कंपनीज अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज करती हैं और हर बार इन्वेस्टर्स की नज़र सबसे पहले एक चीज़ पर जाती है। एफआईआई और डीआईआईज ने क्या किया, किस स्टॉक में होल्डिंग बढ़ाई है, किस कंपनी से एग्जिट किया और किन बिजनेसेस पर स्मार्ट मनी का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ ये देख लेना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किस कंपनी में बाइंग की है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए काफ़ी नहीं होता। असली सवाल ये होता है कि इंस्टीट्यूशंस उस बिजनेस में ऐसा क्या देख रहा होगा जो मार्केट शायद अभी पूरी तरह प्राइस इन नहीं कर पाया है। क्या कंपनी किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थीम का हिस्सा है? क्या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है? क्या बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है? या फिर क्या टेम्पररी कंसर्न्स की वजह से मार्केट उस बिजनेस को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? आज के वीडियो में हम सिर्फ 3 स्टॉक्स के नाम डिस्कस नहीं करेंगे, हम उन बिजनेसेस को समझेंगे जहां रीसेंट क्वार्टर्स में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ी है और ये एनालाइज करेंगे कि उनके इन्वेस्टमेंट थीसिस के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है। हर कंपनी के बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट क्वालिटी, कैश फ्लो और रिस्क के पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। इस वीडियो का एनालिसिस मेरी पर्सनल रिसर्च और असेसमेंट है। अगर आपको मेरी ये इंसाइट्स अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नंबर 1 स्टॉक की तरफ जहां पे स्मार्ट मनी ने इंटरेस्ट दिखाया है और स्टॉक का नाम है पारिस डिफेंस। जून 2026 के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में पारिस डिफेंस ने काफी अटेंशन अट्रैक्ट किया है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग मार्च 2026 के 5.06 से बढ़ाकर 8.29 कर दी है, जबकि डीआईआईज की होल्डिंग भी 1.24% से बढ़कर 3.05 हो गई है। जब फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दोनों एक ही क्वार्टर में अपनी स्टेक एग्रेसिवली इंक्रीज करते हैं तो नेचुरली सवाल ये होता है कि आखिर उन्होंने इस बिजनेस में ऐसा क्या देखा है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग कभी भी सिग्नल नहीं होती है, लेकिन ये ज़रूर इंडिकेट करती है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। कंपनी डिफेंस और स्पेस सेक्टर के लिए प्रिसिशन ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमपी प्रोटेक्शन सिस्टम और हेवी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस बनाती है। ये प्रोडक्ट्स मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, सर्विलेंस इक्विपमेंट, नेवल प्लेटफॉर्म्स और स्पेस प्रोग्राम्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हाई एंट्री बैरियर्स। डिफेंस सेक्टर में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी काफ़ी नहीं होती, प्रोडक्ट्स को क्वालिफाई होने में सालों लग सकते हैं। इसी वजह से एक बार कंपनी डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाए तो नए कॉम्पिटिटर्स के लिए उस पोजीशन को चैलेंज करना आसान नहीं होता। शायद इंस्टीट्यूशन इसी निश पोजीशनिंग को वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री स्टोरी काफ़ी नहीं होती, स्मार्ट मनी हमेशा एग्जीक्यूशन देखकर इन्वेस्ट करती है और पारिस डिफेंस के रीसेंट फाइनेंशियल इसी डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट भी दिखाते हैं। स्कैनेक्स में आप कंपनी के नंबर डिटेल्स में देख सकते हैं। जून 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 84 करोड़ था, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 183 करोड़ हो गया है। लेकिन मेरे हिसाब से रेवेन्यू से भी ज़्यादा इम्प्रेसिव प्रॉफिटेबिलिटी है। एबिटा 25 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ हो गया है सेम टाइम पीरियड में। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ ज़्यादा सेल्स नहीं कर रही, बल्कि हर 100 की सेल्स पर पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। इसी वजह से नेट प्रॉफिट भी 14 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़ तक पहुंच गया है। रेवेन्यू, मार्जिन्स और प्रॉफिट्स का एक साथ इम्प्रूव होना जनरली अर्निंग्स क्वालिटी के इम्प्रूव होने का सिग्नल माना जाता है और इंस्टीट्यूशंस इसी तरह के ट्रेंड्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो वो भी काफ़ी डिसिप्लिन नज़र आती है। पिछले 2 सालों में कंपनी के टोटल एसेट्स 640 करोड़ से बढ़कर 965 करोड़ हो गए हैं, जबकि शेयर होल्डर्स इक्विटी 443 करोड़ से बढ़कर 637 करोड़ पहुंच गई है। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इतनी ग्रोथ के बाद भी डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.09 है, यानी कंपनी एक्सपेंशन तो कर रही है लेकिन एग्रेसिव बोरिंग के थ्रू नहीं। कैश फ्लो भी जनरली इम्प्रूव हुआ है।
2024 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का -46 करोड़ था, जो 2025 में +45 करोड़ हो गया है। अर्निंग्स के साथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पॉजिटिव होना मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन क्वालिटी को और स्ट्रेंथन करता है। तो स्मार्ट मनी शायद क्या देख रही है? मेरे हिसाब से 3 चीज़ें। पहली, इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, जहां इंडिजिनाइजेशन और हायर डिफेंस स्पेंडिंग प्राइवेट कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी, पारिस डिफेंस का निश बिजनेस, जहां कंपटीशन लिमिटेड है और एंट्री बैरियर्स काफ़ी हाई हैं। और तीसरी, इंप्रूविंग फाइनेंशियल क्वालिटी, बेटर मार्जिन्स, हायर प्रॉफिट्स और कंजर्वेटिव बैलेंस शीट। लेकिन किसी भी कंपनी को एनालाइज करते वक्त उसके रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी का पीई लगभग 100 से भी ऊपर है, 110 पर ट्रेड कर रहा है, जो दिखाता है कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस इन कर चुका है। अगर ऑर्डर इनफ्लोज या अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से कम रहे तो वैल्यूएशन डीरेटिंग का रिस्क बन सकता है। साथ ही डिफेंस बिजनेस गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए प्रोक्यूरमेंट डिलेज या एग्जीक्यूशन स्लोडाउन का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्वार्टरली नंबर्स पर आ सकता है। ओवरऑल पारिस डिफेंस में सिर्फ एफआईआई और डीआईआई बाइंग ही इंटरेस्टिंग नहीं लगती। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इम्प्रूविंग अर्निंग्स क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी। शायद इसी कॉम्बिनेशन की वजह से जून 2026 क्वार्टर में स्मार्ट मनी ने इस कंपनी में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। चलिए अब चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ, जहां पे स्मार्ट मनी ने फिर से इंटरेस्ट दिखाया है, और कंपनी का नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर जून 2026 के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूशन की कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग नजर आती है। FIS ने अपनी होल्डिंग मार्च 2026 के 6.92 से बढ़कर 10.72% कर दी है, जबकि DIIs की होल्डिंग सिर्फ 2.43% से बढ़कर 9.20 तक पहुंच गई है। एक क्वार्टर में DII होल्डिंग में लगभग 6.8% का जंप देखने को मिला है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। लेकिन सवाल वही है, आखिर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी में इतनी एग्रेसिवली क्यों बाइंग कर रहे हैं? मेरे हिसाब से इसका जवाब सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री में छुपा है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की लीडिंग प्राइवेट पोर्ट कंपनीज में से एक है। कंपनी सिर्फ पोर्ट्स ऑपरेट नहीं करती बल्कि कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को एग्रेसिवली ग्रो करता है तो उस ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिशियरी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक सेक्टर हो सकता है। कोल हो, आयरन ओर हो, क्रूड ऑयल हो या कंटेनर्स, हर चीज़ पोर्ट्स के थ्रू मूव होती है। इसी वजह से इंस्टीट्यूशंस इस बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले के रूप में देखते हैं। लेकिन इंडस्ट्री स्टोरी तभी वैल्यूएबल होती है जब फाइनेंशियल्स उस स्टोरी को सपोर्ट करें। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। स्कैनिक्स में आप कंपनी के नंबर्स क्लियरली देख सकते हैं। मार्च 2026 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1612 करोड़ था। जून 2026 क्वार्टर में रेवेन्यू थोड़ा सॉफन होके 1502 करोड़ रहा। सिर्फ रेवेन्यू देखकर लग सकता है कि परफॉर्मेंस वीक हुई है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस सिर्फ टॉप लाइन नहीं देखते। इबिटा मार्च क्वार्टर के 786 करोड़ से जून क्वार्टर में 731 करोड़ रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स 46% से इम्प्रूव होकर 47% हो गए। यानी रेवेन्यू में थोड़ी सॉफ्टनेस के बाद भी कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर पा रही है। पोर्ट्स बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स जनरली एफिशिएंट एसेट्स और प्राइसिंग पावर को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह नेट प्रॉफिट मार्च 2026 के 424 करोड़ से जून क्वार्टर में अराउंड 358 करोड़ रहा। सीक्वेंशियल मॉडरेशन जरूर दिखी, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अभी भी काफ़ी हेल्दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को एनालाइज करते वक्त इंस्टीट्यूशंस एक क्वार्टर के रेवेन्यू से ज़्यादा कैश जनरेशन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी एक्सपेंशन स्टोरी को सपोर्ट करती हुई नजर आती है। कंपनी के टोटल एसेट्स 2024 के 13,828 करोड़ से बढ़कर 2026 में 20,3
358 करोड़ हो गए हैं, जो दिखाता है कि बिजनेस एग्रेसिवली कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर नेचुरली कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसलिए डेट टू इक्विटी 0.55% देखकर इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस सेक्टर में इंपॉर्टेंट ये होता है कि एसेट्स फ्यूचर में सस्टेनेबल कैश फ्लो जनरेट करें, और इसी पॉइंट पर कैश फ्लो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2023 में 1797 करोड़ थे कंपनी के, जो 2024 में 1803 करोड़, 2025 में 2100 करोड़ हो गया। यानी कंपनी सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं दिखा रही, बल्कि ऑपरेशन से एक्चुअल कैश भी जनरेट कर रही है। मेरे हिसाब से ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव्स में से एक हो सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस की रियल क्वालिटी उनके कैश जनरेशन से ही जज की जाती है। तो स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या एग्जैक्टली देख रहा होगा? पहला, इंडिया की लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी। दूसरा, पोर्ट्स बिजनेस का हाई ऑपरेटिंग लेवरेज और स्टेबल कैश जनरेटिंग मॉडल। और तीसरा, इंप्रूविंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिससे फ्यूचर एक्सपेंशन को भी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको कंपनी के रिस्क भी पता होने चाहिए। कंपनी का बिजनेस कार्गो वॉल्यूम्स और ग्लोबल ट्रेड एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अगर एक्सपोर्ट स्लो पड़ते हैं, कमोडिटी मूवमेंट कम होती है या इकोनॉमिक एक्टिविटी वीक होती है, तो ग्रोथ थोड़े टाइम के लिए इम्पैक्ट हो सकती है। साथ ही कंपनी एक्सपेंशन फेज में है, इसीलिए नए प्रोजेक्ट्स की टाइमली एग्जीक्यूशन और कैपिटल एलोकेशन पर नज़र रखना इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। ओवरऑल JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूशन शायद सिर्फ एक अच्छा क्वार्टर नहीं देख रहे, वो एक ऐसा बिजनेस देख रहे हैं जो इंडिया की लॉजिस्टिक ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एसेट्स हैं और जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल से डायरेक्ट बेनिफिट ले सकता है। इसी वजह से जून 2026 क्वार्टर में स्मार्ट मनी की पार्टिसिपेशन इतनी शार्पली बढ़ती हुई नजर आती है। चलिए अब चलते हैं अपनी थर्ड कंपनी की तरफ, जो है IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इस कंपनी की इंस्टीट्यूशनल बाइंग परसेंटेज देखकर शायद पहली नज़र में उतना एक्साइटमेंट ना हो, लेकिन जब परसेंटेज के ट्रेंड को देखें तो पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मार्च 2026 में FIIs की होल्डिंग 1.72% थी, जो जून 2026 तक बढ़कर 4.87% हो गई। DIIs की होल्डिंग भी 0.02% से बढ़कर 0.43% हो गई। परसेंटेज अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक क्वार्टर में FIIs ने अपनी होल्डिंग लगभग 3 गुना कर दी है। जब इंस्टीट्यूशन किसी टर्न अराउंड या री रेटिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, तब शुरुआत अक्सर इसी तरह ग्रेजुअली होती है। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने इस कंपनी में क्या देखा। IOL केमिकल्स एक फार्मास्यूटिकल और स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, जिसका सबसे बड़ा बिजनेस APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स से आता है। कंपनी आइबुप्रोफेन की वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स में से एक मानी जाती है। हेल्थ केयर डिमांड स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है, लेकिन फार्मा सेक्टर में सिर्फ डिमांड काफ़ी नहीं होती। इंस्टीट्यूशंस देखते हैं कि कंपनी मार्जिन्स इंप्रूव कर पा रही है या नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी रिकवर हो रही है या नहीं, और बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है। और यहीं से नंबर्स इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम कंपनी के डिटेल्स देखें स्कैनेक्स में, तो मार्च 2026 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 621 करोड़ था, जो पिछले साल के जून 2024 के 510 करोड़ के कंपैरिजन में हेल्थी इंप्रूवमेंट दिखाता है। एबिटा मार्च क्वार्टर में 94 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि जून 2024 में ये सिर्फ 59 करोड़ था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 10% से बढ़कर 15% तक इम्प्रूव हुआ है। यानी कंपनी सिर्फ सेल्स ग्रो नहीं कर रही, बल्कि हर रुपये की सेल्स पर ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी ट्रेंड को सपोर्ट करती है। नेट प्रॉफिट जून 2024 के 30 करोड़ से बढ़कर ओवर द ईयर्स मार्च 2026 क्वार्टर में 53 करोड़ हो गया है। इसका मतलब अर्निंग्स रिकवरी क्लियरली विजिबल है। मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूशंस शायद इसी इम्प्रूविंग अर्निंग साइकिल पर बेट कर रहे हैं। बैलेंस शीट भी काफ़ी कंफर्टेबल लगती है कंपनी की। टोटल एसेट्स 2022 के 1962 करोड़ से बढ़कर 2026 में 2587 करोड़ हो चुके हैं, जबकि डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.05 है।
फार्मा सेक्टर में लो लेवरेज बहुत बड़ा पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि कंपनी फ्यूचर एक्सपेंशन या इंडस्ट्री स्लो डाउन दोनों सिचुएशन को रिलेटिवली कंफर्टेबली हैंडल कर सकती है। अगर हम कंपनी के कैश फ्लो पर नजर डालें तो ये भी ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2022 में 93 करोड़ था, जो 2023 में 122 करोड़, 2024 में 290 करोड़ और 2025 में 179 करोड़ रहा। हाँ, ईयर टू ईयर फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन कंपनी ऑपरेशन से कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। साथ ही इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, जो इंडिकेट करता है कि बिजनेस एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू हैं। तो सवाल ये है कि इंस्टीट्यूशंस को यहाँ एग्जैक्टली क्या अट्रैक्ट कर रहा होगा। मेरे हिसाब से 3 चीज़ें। पहली, फार्मा सेक्टर में अर्निंग्स रिकवरी। दूसरी, इंप्रूविंग प्रॉफिटिंग मार्जिन्स और प्रॉफिट ग्रोथ। और तीसरी, एक डेट लाइट बैलेंस शीट जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर कंपनी यह प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन कर पाती है तो मार्केट इस बिजनेस को हायर वैल्यूएशन देना शुरू कर सकता है, लेकिन रिस्क भी हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। फार्मा बिजनेस में रॉ मटेरियल प्राइसेस, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही एपीआई बिजनेस कमोडिटी नेचर का भी हो सकता है, जहां प्राइसिंग प्रेशर मार्जिन्स को इफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एक या दो अच्छे क्वार्टर्स देखकर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। ओवरऑल आईओएल केमिकल्स मुझे क्लासिक टर्न अराउंड स्टाइल अपॉर्चुनिटी जैसी लगती है, जहां इंस्टीट्यूशन शायद करंट नंबर्स से ज़्यादा फ्यूचर अर्निंग्स रिकवरी को प्राइस कर रहे हैं। FIIs के शार्पली इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन, इंप्रूविंग मार्जिन, स्ट्रॉन्गर प्रॉफिटेबिलिटी और ऑलमोस्ट डेट फ्री बैलेंस शीट ये एक्सप्लेन कर सकती है कि स्मार्ट मनी ने 2026 क्वार्टर में इस स्टॉक पर अपना एक्सपोजर क्यों बढ़ाया है। तो आज हमने ये समझने की कोशिश की है कि स्मार्ट मनी शायद इन कंपनीज में अपॉर्चुनिटी कहाँ देख रही है। पारस डिफेंस में इंप्रूविंग अर्निंग्स क्वालिटी और इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी नजर आती है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ साइकिल का डायरेक्ट प्ले है, जहां स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एसेट्स इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और IOL केमिकल्स में इंप्रूविंग मार्जिन्स, अर्निंग्स रिकवरी और डेट लाइट बैलेंस शीट एक पॉसिबल टर्न अराउंड स्टोरी को इंडिकेट करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, FII या DII बाइंग कभी भी इन्वेस्टमेंट का सोल रीज़न नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस भी गलत हो सकते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी हमसे काफ़ी अलग होता है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बिजनेस, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स और रिस्क को खुद एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। अगर आपको मेरी ये इनसाइट्स अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इन 3 कंपनीज में कौन सी कंपनी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी और क्यों। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.